दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अपना ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने कहानी को छोड़ा था जब जिम कॉर्बेट साहब और इबर्टसन साहब गिर गए थे। पेट्रोमैक्स टूट गया था, आपको याद होगा। और ये गिरते पड़ते एक घर में पहुंचे थे, जिसके दरवाजे में इन्होंने पाँव मारा और आवाज़ दी, माचिस निकाल के बोले यदि 1 मिनट में दरवाज़ा नहीं खुला तो घर में आग लगा देंगे। याद है? इससे ठीक पहले वाले वीडियो में। और उस घर के जो निवासी थे उन्होंने बहुत डरते हुए दरवाज़ा खोला। करीब 12-14 लोग थे, उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब मिला के। वहाँ उनको पता चला था कि उनके आदमी जो रुद्रप्रयाग से चले थे वो इस गांव में पहुंच गए हैं। और फिर ये उसी घर से एक पुरानी लालटेन जिसकी पैंदी टूटी हुई थी और थोड़ा सा तेल था उसमें उसमें जला करके ये लोग उस घर से निकले थे। और उस लालटेन की रोशनी के सहारे चलते हुए ये दोनों अपने वहाँ पर जो आदमी आ गए थे उनसे जाके मिले थे, जो ऊपर कहीं किसी दूसरे घर में रुके थे। जब ये लोग अपना सामान वगैरह उतार रहे थे, इनके आदमी इनसे सामान वगैरह ले रहे थे, तभी एक कुत्ता भी आ गया था। और कुत्ता आया था, फिर बाद में बाघ भी आया था। और कुत्ता रिरियाते हुए, किकियाते हुए दौड़ के वापस आ गया था। अब कुत्ते की हरकतों पर नज़र रखते हुए इन दोनों ने बारी बारी से जाग कर रात भर पहरा पहरा ही कहूँगा, पहरा दिया था। तो चलते हैं अब आगे की घटना पे। ओ दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत करता हूँ आपका उत्तरांचल डायरीज में। जितना भी प्यार सम्मान आप लोग दे रहे हैं वो अतुलनीय है, अनमोल है मेरे लिए। बस वो आशीर्वाद बनाए रखिए। चलते कहानी पे। अगले दिन सुबह सुबह ये दोनों लोग बहुत सावधानी से और अपने आप को वो छिपते छिपाते हुए उस डेड बॉडी का जायजा लेने के लिए निकल गए। और वहाँ जाके ये बड़े निराश हुए, क्योंकि वो जो बाघ था वो लौट कर नहीं आया था। जबकि ये लोग सोच रहे थे कि इनको मारने में वो असफल हो गया है, अब अपना पेट तो भरने के लिए उसे कुछ चाहिए है, तो वो इस शिकार पे जरूर आया होगा, लेकिन नहीं आया। अब पूरा दिन था इनके पास में, आज का पूरा सारा दिन इनके पास था कोई नई खबर का इंतज़ार करने के लिए। तो इबर्टसन साहब तो अपने काम निपटाने में लग गए। जो फाइलें वो पौड़ी से लाई गई थी उनको निपटाने में लग गए। और जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल उठाई और निकल पड़े बाघ की खोज में। यहाँ पे चीड़ के पेड़ों का एक जंगल था और चीड़ से गिरे हुए जो पिरूल थे उन पर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, पिरूल बता दूं पहले मैं आपको क्या होता है। पिरूल बोलते हैं जो चीड़ का पेड़ होता है उसकी पत्तियों को जमीन में गिर जाती है, फिर पड़े पड़े वो सूख जाती है। और जब सूख जाती है तो वो उसमें इतनी फिसलन हो जाती है कि आपने पाँव रखा और आप फिसलते हुए चले जाएंगे नीचे तक, जहाँ तक फिर पिरूल होगा। बहुत बहुत तेज़ी से इसमें आदमी फिसलता है, लेकिन फिसलने में मज़ा भी बहुत आता है पिरूल में। हमें तो अपने बचपन के खेल याद है, हमें पिरूल में फिसलना बड़ा पसंद था। अब इनका तो शिकार था, इसलिए ये इस जंगल को छोड़कर एक पहाड़ की धार पर चढ़ गए, जिसके दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया था कि वहाँ एक बड़ा घना जंगल है, आप वहाँ जाके देखें। अब ये वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर इन्होंने देखा कि इसमें तो यार आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक तो घनी झाड़ियाँ थी, झाड़ झंकार, और ऊपर से चट्टानें ऐसी उभरी हुई थी कि जिनमें पाँव जमाना इंसान तो छोड़ दो, जानवरों के लिए भी बड़ा मुश्किल था। जानवर मतलब घुरड़, काकड़, सिराऊ वगैरह, वो बड़े से बड़ी चट्टान में अपने आप को फंसा लेते हैं ना। और इस क्षेत्र में बड़े बड़े जानवर भी बहुत थे। एक रास्ता इस जंगल से गुजरता था, उसमें इन्होंने देखा भी था काकड़, घुरड़, सुअर और भी कई बहुत सारे जानवरों के पाँव के निशान थे। अब अगर बाघ की बात की जाए कि बाघ के पाँव के निशान थे कि नहीं थे, कि बाघ इस जंगल में होगा कि नहीं, तो ये समझिए कि उसकी निशानी के तौर पर
वहाँ पर केवल एक पेड़ पर इनको पुरानी खरोंचें दिखाई पड़ी, जो बड़ी बिल्लियाँ अपनी टेरिटरी बताने के लिए लगा देते हैं, जिन्हें क्या टेरिटरी मार्क बोलते हैं शायद। अपने जो शरीर और अपनी ताकत दिखाने के लिए बाघ जो है पेड़ों पर मारता है। अपने नाखून भी साफ हो जाते हैं उसके, और शायद नाखूनों में पैनापन भी आता होगा। और ये जो सब चीज़ें, इस विषय में हम कभी बाद में बात करेंगे, जब बाघ की स्पेशलिटी, बाघ के बारे में बात करेंगे। अभी तो इस कहानी की बात करें, उसके विषय में एक अलग वीडियो आपको बना के मैं ज़रूर बताऊंगा, बाघ की खासियत जितनी मुझे पता है। फिलहाल तो हम कहानी को जारी रखते हैं। तो दोस्तों, एक दिन पहले रुद्रप्रयाग से एक पिंजरा भेजा गया था। दोपहर का टाइम था, ये भोजन कर रहे थे। वो पिंजरे लेकर के लोग आ गए, साहब ये लो पिंजरा संभालो। तो खाना खाने का जिन्होंने लोगों को बोला चलो पिंजरा उठाओ और चलो, और उसको लेकर के वो जो मृत महिला थी उसके पास तक पहुंचाया गया, व्यवस्थित किया गया। अब इन्होंने क्या किया, जो महिला की बॉडी थी उस पर साइनाइड डाल दिया। अब जहर डालने का जो अनुभव था वो ना तो कॉर्बेट साहब को था और ना ही इबटसन साहब को। जिम कॉर्बेट साहब ने क्या किया था, नैनीताल से जब ये चले थे तो उससे पहले इन्होंने अपने एक मित्र, एक दोस्त इनके, जो पेशे से डॉक्टर थे, इस बारे में उनसे उन्होंने बातचीत की और अपने इस मित्र को, डॉक्टर को, पूरी बात बताई कि सरकार चाहती है आदमखोर को मारने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं, वो मतलब हर संभव प्रयास किया जाए, जितने प्रयास हो सकते सब करे जाए। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब तो अपने बारे में जानते थे कि वो खुद तो जहर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले रिकॉर्डों से, जो रिकॉर्ड पिछले थे उनसे पता चल रहा था कि बाघ जहर से मरने के बजाय और तगड़ा हो जाता है और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और पावरफुल हो जाता है। इन्होंने अपने डॉक्टर मित्र को बताया कि अब तक कौन कौन से जहर का इस्तेमाल किया जा चुका है बाघ के ऊपर। तो डॉक्टर साहब ने इनको बताया कि, जो इनके दोस्त थे, कि कॉर्बेट भाई ऐसा है, जो कैट फैमिली के जो जानवर हैं इनके लिए सबसे बढ़िया जहर एक ही है, वो है साइनाइड। ये जानकारी इन्होंने इबटसन साहब को दी और कुछ ही दिनों के बाद ये जहर और उसके इस्तेमाल में होने वाले कैप्सूल इनके पास पहुंच चुके थे। दोस्तों टोपी पहन लो यार, ठंड लग रही है। इन्होंने कैप्सूलों में जहर भरा और कैप्सूलों को, वो जो डेड बॉडी थी उसके अंदर उन हिस्सों में डाल दिया जो हिस्से बाघ ने खाए थे। वहां वहां पे ये फंसा सकते थे, वहां पे फंसा दिया इन्होंने। दूसरी रात पूरी संभावनाएं थी कि बाघ लौट के आएगा, क्योंकि संभव ये था कि पहले दिन जब ये पेड़ में बैठे थे तो बाघ ने इनको देख लिया था, इसलिए इन्होंने वहां बैठना ठीक नहीं समझा। और अब उस बॉडी को वो जहर और पिंजरे के भरोसे छोड़ दिया इन्होंने। और वहीं पे कहीं पे एक पगडंडी के नज़दीक एक पेड़, एक चीड़ का पेड़ था, उस पर इन्होंने अपना मचान बनाया। यार थोड़ा दिखना भी तो अच्छा पड़ता है ना, टोपी पहन ली तो क्या हो गया। अब इन्होंने मचान पर अपनी पोजीशन ले ली। ये मचान इन्होंने ऐसा बनाया कि इस पर ये अच्छी तरह लेट सकते थे, बातें कर सकते थे, सिगरेट पी सकते थे। इस मचान पे जो इनके रहने का था वो एक ही मकसद था कि वो जो डेड बॉडी है, वो जो महिला का शरीर है, उसकी तरफ से कोई भी आवाज़ आए तो ये लोग सुन सकें। ये बड़े अलर्ट होकर के, बड़े सतर्कता के साथ ये चौकसी करते रहे। अगर संयोग से बाघ पिंजरे में चला गया तो वो गुस्से से दहाड़ेगा और उसकी दहाड़ को ये लोग सुन लेंगे। अब संयोग से वर्ड इसलिए बोला हूँ कि जहाँ पर ये पिंजरा लगाया गया था वहाँ पे कोई ऐसा आम रास्ता नहीं था कि बाघ उस जगह से गुजरे, रास्ता नहीं था। और
रात के समय एक काकड़ की अलर्ट कॉल आई थी, लेकिन वो भी अपोजिट डायरेक्शन से आई थी। मतलब ये उस दिशा से नहीं आई थी जहां से इन्हें बाघ के आने की उम्मीद थी। अब पूरी रात इन्होंने मचान में गुजारी। सुबह होते ही दोनों बंदे अपना मचान से नीचे उतरे, अपने लिए चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद में ये जो है टहलते हुए जो डेड बॉडी थी, वो जो लड़की की, उसके पास गए। वो वैसी ही पड़ी हुई थी जैसी पिछले दिन थी, उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अब वहाँ से लौट के ये लोग अपना निरीक्षण भवन आ गए, फिर नाश्ता वाश्ता किया, और उसके बाद में इवर्टसन साहब और उनकी वाइफ जीन पौड़ी के लिए रवाना हो गए। मैंने बताया था ना, उनके पास तो 2 दिन और 2 रात से ज़्यादा रुकने का टाइम नहीं था। और जिम कॉर्बेट साहब भी अपना सामान लपेटते हुए जो गांव वाले थे उनसे विदा ले रहे थे, क्योंकि इन्हें नैनीताल के लिए 15 दिनों की पद यात्रा करनी थी। अब अपनी यात्रा में इनको भी नैनीताल घर वापस जाना था। ये अपना सामान पैक कर ही रहे थे, तभी कुछ गांव वाले कुछ का एक दल कह लीजिए, इनसे मिलने आ पहुंचा, और उन्होंने इनको बताया कि साहब यहाँ से करीब 4 मील दूर बाघ ने गाय को मार दिया है। और उनका बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना था कि उस गाय को आदमखोर ने ही मारा है, क्योंकि उस रात जब बाघ ने इवर्टसन साहब और जिम कॉर्बेट साहब का पीछा किया था, वो बांज के पेड़ वाली जो मैंने बताया था ना कि उसमें बैठे रहे थे, उस आंगन में लालटेन टूट गई थी वाला जो इससे पहले जो बताया था, उस घर के आंगन तक पीछा किया था जहाँ इनको कुत्ता मिला था, और सारी रात इन्होंने बालकनी में गुजारी थी। अब अपने सौभाग्य से कह लीजिए या किस्मत से, जो भी आप समझें, ये लोग उस आदमखोर का शिकार होने से बच गए थे। तो इनको ना मार पाने के बाद उस बाघ ने, जो प्रधान साहब थे, प्रधान गांव के, उनके घर के दरवाजे को तोड़ने का भरकस प्रयास किया था। मतलब पूरी कोशिश कर दी थी उससे किसी तरह दरवाजा तोड़ दूं। और उसकी अगली शाम वही प्रधान के घर से करीब 300 गज की दूरी पर बाघ ने गाय को मार दिया। और उन लोगों के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर इन्होंने अपना वो जो पिंजरा थे वो लिया, पॉइजन जो साइनाइड था वो साथ में लिया, और चल पड़े उस गांव की तरफ। उधर प्रधान साहब, जो गांव के जो प्रधान साहब थे, उन्होंने दूर से इनको वैली पर देख लिया आते हुए, तो उससे ताजे दूध की गुड़ वाली चाय बनवा ली थी। ये वहाँ पहुँचे और घुरड़ की छाल मतलब घुरड़ की जो खाल होती है, जिससे उसके मरने के बाद शरीर से अलग कर दिया जाता है, और उससे खूब तेल वेल और नमक वगैरह से सफाई करके उसको अच्छा बैठने लायक बना दिया जाता है, वो छाल कहलाती है। और उसमें बैठने के बाद शरीर को अच्छी गर्मी मिलती है। पहाड़ों में आमतौर पर सभी घरों में छाल होती है। अब वो एक चारपाई के ऊपर बिछा दी गई, जिसमें कॉर्बेट साहब बैठ गए और चाय पीने लगे, गुड़ वाली चाय। प्रधान ने बताया कि किस तरह से 2 रात पहले उस आदमखोर बाघ ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी थी, और वो दरवाज़ा तोड़ भी देता। ताकत तो बहुत थी बाघ के अंदर। वो तो प्रधान साहब अपनी किस्मत से बच गए। हुआ क्या था, उन्होंने अपने मकान की छत की जो थी उसको मरम्मत कराने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए कुछ लकड़ियाँ चिरवा के रखी हुई थी, और उन लकड़ियों को अंदर की तरफ से दरवाजे में अड़ा दिया था, जिस वजह से बहुत कोशिश करने के बाद भी बाघ के दरवाज़ा नहीं टूटा। तख्ते होते हैं ना मोटे मोटे 2-2 इंची, तो वो फंसा दिए थे। प्रधान साहब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और साथ में गठिया रोग से भी पीड़ित थे। तो उन्होंने उस जो मृत्य गाय थी, जो मरी हुई गाय थी, उसकी बॉडी को खसकाने के लिए जिम कॉर्बेट साहब के साथ अपने बेटे को भेज दिया।
और खुद जिम कॉर्बेट और उनके लोगों के रहने की व्यवस्था में लग गए कि भाई चलो मैं गांव में रह के इनकी व्यवस्था करूं, कहाँ रहेंगे क्या करेंगे। अब उनका लड़का और जिम कॉर्बेट साहब पहुंचे वहाँ पे, वारदात वाली जगह पे, घटना वाली जगह पे। तो देखा कि वहाँ एक पशु मार गया है और उसके ठीक ऊपर एक समतल जमीन है, उस पर गाय का शरीर पड़ा हुआ है। इन्होंने आइडिया लगाया कि यार यहाँ पे पिंजरा आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ पे कुंजे की झाड़ियाँ थी। अब आप पूछेंगे कुंजा क्या होता है, तो यार कुंजा बोलते हैं हमारे पहाड़ी गुलाब को। इसमें जो कांटे होते हैं उल्टे होते हैं और उसका जो फूल होता है, फ्लावर जो है वो वाइट होता है, सफ़ेद रंग का होता है कुंजे का फूल। तो ये जो कुंजे का झाड़ था, इस झाड़ी की तरफ गाय का पिछला भाग था और जो पेट था उसका वो 1 फीट ऊंची मेड़ पर था। बाघ ने उसी मेड़ पर बैठ के गाय को खाया था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने क्या किया कि वो गांव जो गाय के जो पांव थे उसके बीच से मिट्टी को खोदा और फिर मिट्टी को दूर फेंक कर वहाँ पे पिंजरा रखवा दिया और उसके ऊपर से हरी पत्तियाँ डलवा दी। फिर उसके ऊपर कुछ मिट्टी डाली, फिर कुछ सूखी पत्तियाँ ली वो डाल दी, सूखे हुए लकड़ी के टुकड़े डाल दिए और वो गाय की हड्डियों को कुछ इस तरह से गांव के वो गाय के पांव के आसपास बिखेर दिया जैसे कि वो पिंजरा लगने से पहले था। जब ये सबके कुछ करके थोड़ा सा फ्री हुए तो इन्होंने देखा कि गांव की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग आए उनको जरा भी ये इतना सा भी आभास नहीं हुआ, उनको पता नहीं चला कि इस जमीन में कुछ बदलाव हो चुका है, कि यहाँ पर एक खतरनाक पिंजरा लगा दिया गया है। अब सारी व्यवस्था से संतुष्ट होने के बाद ये एक पेड़ पे चढ़ गए और जो गाय थी और वो जो प्रधान का मकान था ये उसके बीच में था, दोनों के बीच में ये पेड़ था। अब वो पेड़ पे इसलिए जब बैठ गया ताकि जब भी पिंजरे में जरूरत हो तो ये तुरंत पहुंच सके। अब ये बैठे हुए थे, वहीं पे एक चिड़िया का जोड़ा था अपने 5 बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। चिड़िया थी और ये बड़ी देर से उन चिड़ियाओं को देख रहे थे मस्ती करते हुए। अचानक वो सारे पक्षी एकदम से चौकन्ने हुए और पहाड़ी की नीचे की तरफ को उड़ गए। उसके कुछ देर बाद एक कांकड़ जो है दौड़ता हुआ आया और इनके पेड़ के नीचे रुक के अलर्ट कॉल देने लगा। उसके बाद वो बड़ी तेजी से पहाड़ी के ऊपर की तरफ भाग गया। फिर वहां पे एकदम सन्नाटा हो गया, फिर शांति छा गई, कुछ नहीं हुआ। बहुत देर हो गई, कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं। अब थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगा था। अब अंधेरा भी ऐसा होना था कि राइफल तक नहीं देख पा रहे थे, ये अपने हाथ से हाथ को नहीं सुझाई पड़ रहा था। कहते ना अंधेरे के लिए, अरे इस हाथ से ये हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो इतना अंधेरा। अब ये पेड़ से नीचे उतरे और तेजी से गांव की तरफ चल पड़े। और यहां से, इस जगह से जो प्रधान साहब के घर का रास्ता था उसमें करीब 30 गज लंबी और 20 गज चौड़ी एक समतल जमीन थी जिस पर हरी घास हो रही थी। इस समतल जमीन के एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ चट्टानें थी। जब ये उस खुली हुई समतल जमीन पे पहुंचे तो इन्हें लगा कि इनका पीछा किया जा रहा है, बॉस कुछ है पीछे, और उनका ये मौका है कि इसका मैं फायदा उठा सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, ये रास्ते से हट गए और दूसरी तरफ एक मुलायम और एक बुग्गी घास वाली जमीन पर लंबे लंबे टक भरने लगे। बुग्गी घास मेरे ख्याल से बोलते हैं धूप की घास जो बड़ी बड़ी हो जाती है, बड़ी धूप की घास को। और लंबे लंबे टक भरते हुए ये एक चट्टान के पीछे पहुंचे और वहां पे जाकर के ये लेट गए। और ये कुछ इस तरह से लेटे कि इनकी एक आंख जो है ये गाय पे नजर रख रही थी, जो मरी हुई गाय थी उस पर इनकी एक आंख नजर पड़ रही थी, यानी कि सारा शरीर इनका चट्टान के पीछे था। कुछ देर तक तो ये उस गीली जमीन पर लेटे रहे।
फिर जब इन्होंने देखा कि कुछ ठीक ठाक सा माहौल है, ये उठ के रास्ते पे आए और सावधानी से प्रधान साहब के घर तक पहुंच गए। रात हो चुकी थी, खाना वाना खा करके सो गए थे। ये सोए थे, अचानक प्रधान ने आकर के इनको जगाया। बोला, अरे साहब उठिए। कॉर्बेट साहब ने पूछा, क्या हो गया? बोला, साहब ये देखिए, ये बाघ जो है दरवाजे में पाव मार रहा है। ये देखिए, सुना आपने? तो मतलब इस तरह से उससे बताया। तो उस टाइम तो कुछ नहीं किया इन्होंने। दूसरे दिन जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने देखा कि दरवाजे के आसपास जो धूल थी उसमें आदमखोर के पंजों के निशान थे। इन्होंने पाँव के निशान का पीछा करना शुरू किया और बहुत जल्दी इनके समझ में भी आ गया कि उस आदमखोर बाघ ने पिछली रात ठीक वैसा ही किया था जैसा इन्होंने किया था। जिस जगह से इन्होंने रास्ता छोड़ा था उसी जगह से उसने भी रास्ता छोड़ा। जहां से ये मुलायम जमीन को पार करके वो चट्टान तक गए थे, वहीं से वो बाघ भी गया था। और बाद में रास्ते में आकर ये प्रधान के मकान तक आए थे और बाघ भी उसी रास्ते से मकान तक आया था और उसके मकान के कई चक्कर भी लगाए थे। मेरा सोचना यह है, मेरी बात मैं सोच रहा हूँ बाघ ने अपना पूरा मन बना लिया होगा कि भाई ये आदमी जो ये टोपी शोपी लगाए घूम रहा है, ये बहुत दिनों से देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही उछल कूद मचा रहा है। अब मौका लगता ही सबसे पहले इसी को दबोचना है, इसी की गर्दन पकड़नी है सबसे पहले, बाकी तो फिर देखा जाएगा ये बाघ सोच रहा होगा, ये मैं कह रहा हूँ, जो कॉर्बेट साहब ने नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए लगातार बाघ इनका पीछा कर रहा है शुरुआत से। खैर, ये तो बाघ के पांव का निशान का पीछा कर रहे थे। बाघ अपने शिकार के पास ही वापस गया था। इनकी उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई थी कि हो सकता है बाघ पिंजरे में बंद हो गया होगा। तो जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि अब तक मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया था, ये कह लीजिए कि इस बात को नहीं जान पाया था कि एक आदमखोर बाघ 8 सालों तक इंसानों के बीच में रहकर कितना चालाक हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया। अब ये एक ऊंचाई वाले मैदान से होते हुए आगे की तरफ बढ़े और कुछ दूरी से इनकी नज़र उस जगह पे पड़ गई जहाँ पे शिकार था, जहाँ पे गाय थी। तो उन्होंने देखा कि शिकार गायब था और जहाँ पे पिंजरा लगाया था वहाँ पे बाघ के पंजों के निशान के सिवाय कुछ नया कुछ भी नहीं था। बाघ की चालाकी देखिए, पिंजरे से बचते हुए उसने अपने शिकार को खाया, फिर अब उसके पाँव की तरफ से नहीं, अब उसके सर की तरफ आया और सर की तरफ से उसको पकड़ के उसको घसीटते हुए उसने पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया और फिर वहाँ से करीब 50 फुट नीचे बाँच के एक जो पौधे थे उनके पास ले गया और उसके बाद उसको वहाँ छोड़ के अपना जो एक पशु मार्ग था उस पर चल दिया कॉर्बेट साहब भी उन पंजों को देखते हुए बाघ का पीछा करने लगे। करीब 1 मील तक चलने के बाद में जो जमीन थी वो ठोस हो गई, सख्त जमीन पत्थरों वाली आ गई। तो आदमखोर के पाँव के निशान मिलने अब बंद हो गए थे, अब रह ही नहीं था। अब ना तो ये उम्मीद बाकी बची थी कि ये शिकार पे अपना लौट के आएगा और पिछली रात ये कुछ कर नहीं सके थे। लेकिन इस बार इन्होंने गाय के शरीर पर साइनाइड जो जहर डाला था, मैंने बताया ना आपको। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब कभी जहर का इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं रहे थे, ये इसे अच्छा नहीं मानते थे और ये बोलते थे जहर देके मारना ये ठीक नहीं, ये बड़ा घृणित कार्य है, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ा क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश थे। भाई सरकारी आदेश तब भी मान्य थे जैसे आज मान्य होते हैं। और
अगली सुबह ये गाय के पास गए तो देखा कि बाघ ने वो सारा हिस्सा खा लिया है जिस पर इन्होंने जहर डाला था। जब उसे वो 50 फुट नीचे ले जाके माच के उसमें डाल दिया था तो इन्होंने थोड़ा और जहर डाल दिया था गाय में, तो सारा जहर खा डाला है। लेकिन इनको विश्वास ये था कि ये जहर किसी और बाघ ने खाया है जो उधर से गुजर रहा होगा, ये आदमखोर ने नहीं खाया है। पूरा इनका कॉन्फिडेंस था। गांव वापस लौटकर इन्होंने प्रधान से कहा कि प्रधान साहब, इस बाघ को खोजने के लिए मैं नहीं रुकूंगा। मतलब जिस बाघ ने ये गाय को बाद में खाया है, जहर वाली गाय को खाया है, मैं उसको नहीं खोजूंगा। लेकिन जिसको भी वो बाघ मिलेगा वो मरा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसने साइनाइड खा लिया है, और उसकी खाल पटवारी तक ले आएगा, उसे ये 100 रुपया इनाम में देंगे। 1 महीने के बाद इस इनाम को पाने के लिए एक दावेदार कोई आया, लेकिन महीने भर तक वो जो बॉडी बाघ की पड़ी रही होगी, उसकी जो वो खाल थी वो सड़गल गई थी, शरीर बिल्कुल वो हो गया था, तो पटवारी ने उसे वहीं दफन जमीन में दफना दिया था। अपनी पैकिंग करने में जो भी सामान था उस सब बांधने आदमी में इनके आदमी को ज़्यादा समय नहीं लगा। दोपहर के बाद ये लोग नैनीताल के लिए निकल गए। ये बहुत लंबी यात्रा थी। अब ये लोग चटवा पीपल जो पुल मैंने आपको बताया था उस पुल की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक पतला सा, ऐसा समझिए एक सकरा सा रास्ता था। तभी एक सांप इनके सामने के रास्ते से यूं निकलने लगा। अब जिम कॉर्बेट साहब खड़े हो गए और उस सांप को देखते रहे रास्ता पार करते हुए। इनका आदमी जो माधव सिंह था, इनके पीछे पीछे चल रहा था। बोला, साहब ये वही प्रेत आत्मा जा रही है जो आपको सफल नहीं होने दे रही थी। तो जिम कॉर्बेट साहब आगे बताया है कि अपनी किताब में लिखा है कि गढ़वाल को आदमखोर की दया पर छोड़कर चला जाना आप सभी लोगों को एक मेरा निर्दयी व्यवहार लगेगा। और उन्हें खुद को भी ऐसा लग रहा था, और इसके लिए अखबारों में उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। उन दिनों इस भारतीय अखबारों में इस आदमखोर बाघ के विषय में हर रोज कुछ ना कुछ छप रहा था। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का कहना यह था कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे मानसिक दबाव पड़ रहा हो वो हमेशा के लिए या एक अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। आप खुद सोचिए, जिससे आपको मेंटल फिजिकल प्रेशर पड़ रहा हो, कब तक उस काम को करेंगे। गढ़वाल में कई हफ्ते ऐसे रहे थे जब इन्होंने पूरी रात बाघ के इंतजार में बैठे बैठे गुजारी, और फिर दूसरे दिन मीलों मील उन गांव आदि स्थानों में गए थे जहां जहां से आदमखोर के होने की सूचनाएं आ रही थी। कई चांदनी रातों में ये इतनी असुविधाजनक पोजीशन में बैठे बैठे काटी इन्होंने। कई बार तो सहनशीलता की जो लिमिट होती है इनके शरीर और दिमाग में हावी होने लगी थी, और कई बार ये ऐसी ऐसी पोजीशनों में भी बैठे थे कि बाघ इन पर बड़े आसानी से हमला करके इनको मार देता या घायल कर देता। इनकी आंखें बंद हो रही होती थी, नींद आ रही होती थी, जगे रहते थे कई दिनों से, लेकिन ये फिर भी जो है बैठे रहते थे और घंटों तक ऐसी सड़कों पे चलते थे जिसमें एक बाघ या फिर ये, इसके अलावा कोई और चलता ही नहीं था। तो इसलिए यार, इसीलिए तो इनको एक भगवान की तरह लोग वहां के मानते थे, जिम कॉर्बेट साहब को। इन्हें क्या इंटरेस्ट था नहीं तो एक तेंदुए को मारने का, बताओ। जिसके पास पता नहीं कितनी बाघों की खाल थी, वो एक तेंदुए की खाल का क्या करता। लेकिन वो मदद करना चाहते थे। जिम कॉर्बेट साहब हर संभव कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से गढ़वाल के लोगों को इस आदमखोर से मुक्ति दिलाएं यार। अब वो बाघ को अपनी चालाकी से कह लीजिए या अपने
चतुराई चालाकी के दम पे या कोई भूतिया कुछ भी समझ लीजिए, बहरहाल उनकी गोली से बच जाता था। किसी शिकार के ऊपर रात भर बैठने के बाद जब सुबह ये अपने रास्ते से लौट रहे होते थे तो रास्ते में इन्हें पंजे दिखाई पड़ते थे बाघ के, जिससे इनको पता चलता था कि बाघ इनका पीछा कर रहा है। तो ये खुद आप लोग सोचिए, एक जाने माने शिकारी के मन में कितनी ऐसी हीन भावनाएं पनपती होंगी जब वो इस बात को जानता है कि आदमखोर शिकारी बाघ, जिसे मारने के लिए वो खुद आया हुआ है, और वो बाघ उल्टा इनको अपना शिकार मानकर इनका पीछा कर रहा है। यानी कि शिकारी का पीछा शिकार कर रहा है, वो अपना शिकार इनको मान रहा है। और पोजीशन ऐसी है कि ये कुछ भी कर सकने में असमर्थ हैं, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो कितनी लाचारी और कितनी हीन भावना आती होगी अपने मन में, इनको आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। अपने आप खुद को लेके चलिए, अगर हम ही ऐसे हो तो हम क्या हमारे दिमाग में आएगा। और इनका तो कहना भी था कि अगर मैं उस टाइम में अगर कुछ दिन और रुद्रप्रयाग में ये रुक भी जाता तो भी गढ़वाल के लोगों का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन हालात ऐसे बन चुके होते कि अब इनकी जान जरूर जा सकती थी, क्योंकि थक चुके थे, टूट चुके थे। इन्हें पता था कि अखबारों में या न्यूज़ में इनकी बहुत बेइज्जती होगी, बड़ी आलोचनाएं होंगी, क्योंकि इन्होंने बाघ को मारने की जिम्मेवारी खुद जाके ली थी। खुद ही जाके बोला था कि साहब मेरे को दीजिए, मैं जाके इस बाघ को मारता हूं। खैर, इन्होंने गढ़वाल के लोगों को आश्वासन दिया कि जितना जल्दी संभव होगा ये जल्दी से जल्दी वापस आएंगे और इस बाघ को जरूर मारेंगे। और फिर उनको गुड बाय बोलकर ये अपने घर की तरफ चल दिए, नैनीताल की तरफ। अब वो नैनीताल जा रहा है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा, तो मैं भी अब उनके साथ ही जा रहा हूँ। और जब वो लौट के आएंगे तब मैं भी आ जाऊँगा, मतलब उस बाघ को मारने के लिए आना तो है ही उनको, तो मैं भी आ जाऊँगा, यानी कि इसके अगले वीडियो में। दोस्तों, एक बात और बतानी है। पिछली बार मैंने आपको बताया था जागेश्वर के पास में टाइगर दिखा था, बाघ वो धारी वाला। अभी एक टाइगर और दिखा है, ये दिखा है विंसर में। ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाई पड़ा, उसके गाड़ी के सामने आया धारी वाला। उन्होंने भी इसकी फोटोग्राफी वगैरह करी है। अब ये वही जागेश्वर वाला है या कोई दूसरा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि ये वही बाघ हो, और क्योंकि ऊपर की तरफ ठंड हो रही है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो ये वहाँ से निकल के थोड़ा नीचे की तरफ आया हो। और हो सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ वापस जा रहा हो। या ये भी हो सकता है कि ये कोई अन्य बाघ है जो जिम कॉर्बेट से निकल के आया है और अपनी टेरिटरी बनाने के लिए ये यहाँ तक आ गया है। तो दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। और वैसे मेरे को तो ये लग रहा है, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मेरा सोचना ये है कि ये विंटर्स में जो है ना, मीटिंग पीरियड होता है, बच्चे जनती हैं, प्रजनन का टाइम होता है इस टाइम में। और जो बड़े बाघ होते हैं वो अपना टेरिटरी बनाते हैं। और कई बार बाघिन क्या करती है, अपने शावकों को बाघ से दूर रखने के लिए लेके निकल जाती है कहीं दूसरी तरफ। अभी ये नहीं पता है कि ये बाघ है कि बाघिन है, तो अभी जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम पहले जब वीडियो बनाया था अपना उत्तरांचलों में के पहाड़ी क्षेत्र में बाघों का आगमन, उससे मैंने बताया था कि ये घटनाएं आए दिन बढ़ती रहेंगी। ये जो कन्फ्लिक्ट जो है इंसानों का और जानवरों के बीच का, ये बढ़ता रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, जानवर तो अपने आप को नहीं बदल सकता है, हमें खुद पे अपने अंदर बदलाव लाना होगा, अपनी जीवन शैली हमें बदलनी होगी। तो कुछ जो प्रकृति के नियम है उन नियमों का पालन करना पड़ेगा कुछ बदलाव के साथ। अब जब तक ये कंफर्म ना हो ये बाघ है बाघिन है, जो जागेश्वर में दिखी थी वही विंसर में दिखी, वो जो दिखा है वही विंसर में दिखा है, या वो अलग है,
अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को और है, ये विंसर कौन सा वाला है? ये विंसर रानीखेत वाला है या ये विंसर अल्मोड़ा वाला है? अगर रानीखेत वाला विंसर है तब तो 100% जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाघ आया हुआ है, क्योंकि वो उसके बाद सीधे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है रामनगर, रानीखेत के आगे रामनगर ही है, और वहीं से जो है कुछ दूर जाके तो जिम कॉर्बेट की सीमा शुरू हो जाती है रानीखेत से। गनियादोली से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जिम कॉर्बेट की सीमा शुरू हो जाती है। और अगर अल्मोड़ा वाला विंसर है तब तो फिर ये हो सकता है कि जागेश्वर वाला बाग है, क्योंकि जागेश्वर विंसर वो एरिया सब एक ही उस पर आ जाता है, एक ही बेल्ट पर आ जाता है। जंगल के रास्ते से जागेश्वर से बड़े आराम से विंसर आ सकता है बाग। अगर रानीखेत वाला है तो फिर ये दूसरा बाग है, अगर रानीखेत वाला विंसर है तो दूसरा है। अब जो भी है, बहरहाल ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में धारीदार बाघ आ गया है, ये रुकेगा नहीं, ये अब और अंदर तक आएगा, काफ़ी अंदर तक आएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे इसके मतलब का वातावरण मिलने लग गया है, घने जंगल मिलने लग गए हैं, पर्याप्त भोजन मिलने लग गया है, छिपने को जगहें मिलने लग गई हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ इसको पानी मिल रहा है। खैर दोस्तों, इसके आगे उसकी कुछ और पता चलेगी तो बताऊंगा। और ये जिम कॉर्बेट साहब वाली जो कहानी है वो आगे की ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बताइए, जिम कॉर्बेट साहब के कैंप लगाया जब से, तब से लेकर के उसके मरने तक उसने 14 लोगों को मार दिया था। उस अब तो जिम कॉर्बेट साहब चले गए हैं नैनीताल, अब लौट के कब आएंगे तो मैं आ जाऊंगा। जो नए मित्र आज ही पहली बार इस चैनल में आए हैं उन सबको मेरा नमस्कार, हाय हेलो। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, क्या दिक्कत है, उंगली तो मारनी है, एक लाइक में उंगली मार देना, एक सब्सक्राइब में मार देना। आगे की कहानी सुननी हो तो बेल आइकन को प्रेस करना। कहानी इंटरेस्टिंग है। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैं दिमाग में सोच रहा होता हूँ लेकिन वो भूल जाता हूँ, फिर दूसरे शब्द डालो तो कहानी का सीक्वेंस टूटने लगता है, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, वो मेरा फॉल्ट है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कहानी वही होती है जो हकीकत में हुई है, इससे मैं कुछ जोड़ता घटाता नहीं हूँ, अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ मतलब। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आप सबसे गुड बाय बोलूँगा और आज्ञा दीजिए। पुराने मित्रों से कहूँगा, यार क्या बात है, क्यों नाराज है, ठंड बहुत ज़्यादा है क्या, कि टाइप करने में दिक्कत हो रही, कमेंट कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स से मेरा हौसला बढ़ाए रखिए। अभी काफ़ी कुछ सुनाना बाकी है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं। उत्तरांचल डायरीज़ का आसमान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर तक चलना है, और जिसपे चलना क्या है, आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़ना है, खींच के ले जाना है, तो सारा क्रेडिट तो आप ही के पास है, आप जो करेंगे वही मुझे मंजूर होगा। तो दोस्तों, अब मैं ज़्यादा समय आपको नहीं लेके आपसे गुड बाय कहता हूँ, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।